नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहिनी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे वेतन से आय, और वेतन से आय के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे अनुलाभ। अनुलाभों में हम पढ़ रहे थे केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ। विशिष्ट कर्मचारियों के लिए जो कर योग्य अनुलाभ हैं उनमें हमने पढ़ा कि कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा सुविधा, दूसरा हमने पढ़ा बिजली पानी एवं गैस की सुविधा, तीसरा घरेलू नौकरों की सुविधा, और जो चौथा है मोटर कार की सुविधा का मूल्यांकन। हमें चारों अनुलाभ पढ़ चुके हैं, लेकिन मोटर कार की सुविधा का मूल्यांकन जो है वो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा प्रावधान है, तो उसको संक्षिप्त में एक सारणी में पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। जो मोटर कार की सुविधा है वो या तो नियोक्ता मोटर कार कर्मचारी को खुद प्रदान करता है, चाहे नियोक्ता की कार स्वयं की हो या फिर नियोक्ता ने किराए पर लेकर कर्मचारी को प्रदान की हो, या फिर कार कर्मचारी की होती है लेकिन जो खर्चे हैं नियोक्ता द्वारा उठाए जाते हैं, नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं। तो दो प्रकार से जो है कार की सुविधा दी जा सकती है। तो इसको एक सारणी में रखते हैं। पहली स्थिति है कार नियोक्ता की स्वयं की हो या कार नियोक्ता ने किराए पर ली हो। इस पहली स्थिति में जो कार है नियोक्ता कर्मचारी को प्रदान करता है। दूसरी स्थिति में कार कर्मचारी की हो लेकिन खर्चे नियोक्ता वहन करता हो। तो दोनों प्रकार से ही जो है कार की सुविधा प्रदान की जा सकती है। अब हम देखते हैं कि कार के उपयोग क्या क्या हो सकते हैं। कार के उपयोग, कार का उपयोग कार पूर्णतः कार्यालय उपयोग के लिए प्रदान की। ये जो सुविधा है कार की सुविधा वो केवल कार्यालय उपयोग के लिए ही दी गई हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो कार की सुविधा है केवल कार्यालय उपयोग के लिए दी गई हो। तो अगर कार की सुविधा केवल कार्यालय उपयोग के लिए दी गई हो तो चाहे कार नियोक्ता ने प्रदान की हो या फिर कार कर्मचारी की हो और खर्चे नियोक्ता उठा रहा है, दोनों ही स्थितियों में सुविधा का जो मूल्य है वो करमुक्त होगा। सुविधा का मूल्य शून्य होगा और सुविधा पूर्णतः करमुक्त होती है। सुविधा करमुक्त होती है। और इस सुविधा की करमुक्ति प्राप्त करने के लिए जो नियोक्ता है उसको जो कार के उपयोग के संबंध में पूरा लेखा जोखा रखना होगा। कर्मचारी को इस संबंध में घोषणा देनी होगी कि जो कार का उपयोग है केवल कार्यालय के लिए किया गया हो, और उस घोषणा को नियोक्ता कंपनी के किसी उच्च अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना होगा। तो अगर ऐसा कर दिया जाता है तो इस सुविधा का मूल्य शून्य होगा और सुविधा करमुक्त होती है। दूसरी स्थिति ऐसे भी हो सकती है कि कार पूर्णतः निजी उपयोग के लिए दी गई, निजी उपयोग के लिए दी गई हो या प्रदान की गई हो। नियोक्ता की कार की खुद की हो सकती है या फिर नियोक्ता कार को किराए पर लेकर कर्मचारी को कार दे सकता है और कर्मचारी या कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के लिए निजी उपयोग के लिए वो कार की सुविधा प्रदान की जा सकती है। तो अगर कार की सुविधा पूर्णतः निजी उपयोग के लिए दी गई है तो फिर कार की सुविधा का मूल्यांकन निम्न प्रकार होगा। सुविधा का मूल्यांकन, सुविधा का मूल्य निम्न राशि का योग होगा। इस स्थिति में हमको देखना पड़ेगा कि कार अगर नियोक्ता की स्वयं की है, कार नियोक्ता की स्वयं की हो तो
कार की लागत का 10% लेंगे, या हो सकता है कार किराए पर ली हो। अगर कार किराए पर ली है तो नियोक्ता द्वारा चुकाया गया किराया। तो पहले तो क्या करेंगे, अगर कार नियोक्ता ने दी है और कार पूर्णतः निजी उपयोग के लिए कर्मचारी को दी है या कर्मचारी के परिवार के सदस्यों द्वारा निजी उपयोग में ली जा रही है, तो हम ये देखेंगे कि कार नियोक्ता की स्वयं की है या फिर कार नियोक्ता ने किराए पर लेकर दी है। अगर कार नियोक्ता की स्वयं की है तो कार की लागत का 10% ले लेंगे, और अगर कार नियोक्ता ने किराए पर लेकर दी है तो नियोक्ता द्वारा चुकाई गई किराए की राशि लेंगे। और उसमें जो नियोक्ता द्वारा खर्चे वहन किए गए हैं, चलाने के, कार को चलाने के खर्चे, कार के रख रखाव के खर्चे, कार के ड्राइवर के संबंध में जो खर्चा किया गया है, जो खर्चे वहन किए गए हैं, वो खर्चों की राशि जोड़ दी जाएगी। नियोक्ता द्वारा वहन किए गए खर्चों की राशि, ये खर्चे कार को चलाने, कार के रख रखाव के संबंध में या फिर ड्राइवर के संबंध में किए जा सकते हैं। अगर कार कर्मचारी की है और कार के खर्चे नियोक्ता वहन करता है और कार जो है केवल निजी उपयोग के ही काम में आती है, तो ऐसी सुविधा का मूल्य सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होता है। सुविधा का मूल्य सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होता है। हम जब सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान, अगर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान किया जाता है तो जो भुगतान की राशि है वो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगी। ऐसी सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगी। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि कार कर्मचारी की है और जो कर्मचारी है केवल कार का निजी उपयोग करता है और खर्चे नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं, तो ये नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के दायित्व का भुगतान हो गया और ये सुविधा का मूल्य सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होता है। और सुविधा का जो मूल्य है, सुविधा का मूल्य नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि के बराबर होगा। तो सुविधा का मूल्य जो नियोक्ता द्वारा खर्चे वहन किए गए हैं उस राशि के बराबर होगा। तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि कार का प्रयोग कार निजी एवं कार्यालय दोनों के लिए प्रयोग की गई हो। यानी जो कार है वो आंशिक रूप से निजी प्रयोग में काम आ रही है और आंशिक रूप से कार्यालय के प्रयोग में काम आ रही है। जब कर्मचारी वो कार लेकर ऑफिस चला जाता है, कार्यालय चला जाता है, तो कार्यालय के संबंध में जो काम है वो उस कार के उपयोग के द्वारा ही करता है, और जब वो घर आता है तो अपने घर के कामों में भी उस कार को काम में ले रहा है। तब ऐसी स्थिति में जो है सुविधा का मूल्यांकन हम किस प्रकार करेंगे। तो अगर कार नियोक्ता ने प्रदान की है, चाहे कार नियोक्ता की स्वयं की हो या कार नियोक्ता ने किराए पर लेकर दी हो, अब हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो कार का प्रयोग है निजी और कार्यालय दोनों के लिए प्रयोग हो रहा है, तो जो खर्चे हैं वो कौन वहन कर रहा है। जो दोनों के खर्चे अगर नियोक्ता वहन कर रहा है तो कार का जो सुविधा का मूल्यांकन है वो अलग प्रकार से होगा, और अगर निजी व्यय कर्मचारी द्वारा वहन किए जा रहे हैं तो जो है कार की सुविधा का मूल्यांकन अलग प्रकार से होगा। यहाँ पे हम फिर से समझ लेते हैं कि कार का प्रयोग निजी और कार्यालय दोनों के लिए कार का प्रयोग हो रहा है, निजी कार्यों के लिए भी और कार्यालय कार्यों के लिए भी। तो दोनों, जब निजी और कार्यालय दोनों कार्यों के लिए कार प्रयोग हो रही है और सारे के सारे खर्चे निजी और कार्यालय के संबंध में जो भी खर्चे हो रहे हैं सारे के सारे खर्चे में नियोक्ता द्वारा वहन किए जा रहे हैं, तो कार की सुविधा का मूल्यांकन एक अलग प्रकार से किया जाएगा। और निजी खर्चे तो कर्मचारी द्वारा वहन किए जा रहे हैं, तब कार की सुविधा का मूल्यांकन अलग प्रकार से होगा। तो हम देखते हैं, तो यहाँ दो स्थितियां पैदा हो रही हैं। पहली है
समस्त खर्चे यानी निजी एवं कार्यालय के समस्त खर्चे नियोक्ता वहन करता है। तो अगर समस्त खर्चे नियोक्ता वहन करता है तो हम देखेंगे कि इंजन की क्षमता के आधार पर हम मूल्यांकन करेंगे। इंजन की क्षमता 1.6 लीटर तक है। अगर कार की इंजन की क्षमता 1.6 लीटर तक हो तो कार की सुविधा जो कर्मचारी के लिए मूल्य होगा कार की सुविधा का वो होगा 1800 रुपये प्रति माह। और अगर इंजन की क्षमता कार के इंजन की क्षमता अगर 1.6 लीटर से अधिक हो, 1.6 लीटर से हमारा तात्पर्य यहाँ पर डीजल या पेट्रोल की क्षमता नहीं है। 1.6 लीटर का मतलब हो गया 1600 सीसी के बराबर। तो इंजन की क्षमता अगर 1.6 लीटर से अधिक हो तो कार की सुविधा का मूल्य कर्मचारी के लिए हो जाएगा 2400 रुपये प्रति माह। तो ऐसा माना जाएगा कि जो निजी प्रयोग में कर्मचारी काम में ले रहा है तो निजी प्रयोग के लिए कर्मचारी का खर्चा अगर कार की क्षमता 1.6 लीटर तक है तो 1800 रुपये प्रति माह हो रहा है, और जो कार की क्षमता अगर 1.6 लीटर से अधिक है तो 2400 रुपये प्रति माह तक कार का खर्चा निजी प्रयोग के लिए हो रहा है। और सारे खर्चे नियोक्ता वहन कर रहा है, कार्यालय और निजी। अब यहाँ पे अगर ड्राइवर भी दे दिया जाता है, कार के जो कार की है उसके साथ साथ अगर ड्राइवर की सुविधा भी दी जाती है तो ड्राइवर के लिए 900 रुपये अलग से इन दोनों राशियों में जोड़े जाते हैं। अगर कार की क्षमता 1.6 लीटर तक है तो 1800 रुपये प्लस 900 रुपये ड्राइवर के। अगर कार की इंजन की क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है तो 2400 रुपये प्लस 900 रुपये ड्राइवर के। तो इनमें अगर ड्राइवर की सुविधा भी हो 900 रुपये प्रति माह ड्राइवर की सुविधा के लिए अतिरिक्त जोड़े जाते हैं। इन राशियों में 900 रुपये प्रति माह ड्राइवर की सुविधा के लिए अतिरिक्त जोड़े जा सकते हैं। एक दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि कार का जब प्रयोग निजी और कार्यालय दोनों कार्यों के लिए किया जा रहा है तो हो सकता है कि जो निजी उपयोग में ली जा रही है कार वो निजी व्यय कर्मचारी खुद वहन करता हो। तो निजी उपयोग के व्यय कर्मचारी वहन करता है। अगर निजी उपयोग के व्यय कर्मचारी वहन कर रहा है उस स्थिति में अगर इंजन की क्षमता 1.6 लीटर तक है और इंजन की क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है तो 600 रुपये प्रति माह और 900 रुपये प्रति माह। अगर निजी उपयोग के व्यय अगर कर्मचारी वहन करता है और कार की क्षमता जो है 1.6 लीटर तक है तो जो है कार की सुविधा का मूल्य 600 रुपये प्रति माह होगा। और अगर कार की इंजन की क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है तो कार की सुविधा का मूल्य 900 रुपये प्रति माह होगा जब निजी उपयोग के व्यय कर्मचारी वहन करता है। और अगर ड्राइवर की सुविधा दी गई है तो ड्राइवर की सुविधा के लिए 900 रुपये प्रति माह अतिरिक्त इन दोनों राशियों में जोड़े जाते हैं। अब अगर कार कर्मचारी की हो और खर्चे नियोक्ता वहन कर रहा हो और कार का जो उपयोग है वो निजी और कार्यालय दोनों के कार्यों में प्रयोग किया जा रहा है तब तो ऐसा माना जाएगा कि जो कर्मचारी ने अपनी कार कार्यालय प्रयोग के लिए लगा रखी है और जो कार्यालय प्रयोग के संबंध में जो खर्चा हो रहा है वो प्रति माह 1800 रुपये और 2400 रुपये कार की क्षमता के अनुसार हो रहा है। तो ऐसा मानकर हम कार्य सुविधा का मूल्यांकन करेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से कार्य सुविधा का मूल्यांकन करेंगे।
अगर इंजन की क्षमता 1.6 लीटर तक हो, अगर कार की इंजन की क्षमता 1.6 लीटर तक हो और सारे खर्चे नियोक्ता वहन करता है, तो नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि, नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि, नियोक्ता ने राशि व्यय की है निजी और कार्यालय दोनों कार्यों के लिए। अब नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि में से हम ये मानेंगे कि कार कर्मचारी की है और कर्मचारी ने कार्यालय उपयोग के लिए अपनी कार लगा रखी है, तो कार अगर 1.6 लीटर तक की है तो कार्यालय को सुविधा दे रखी है 1800 रुपये प्रति माह के रूप में, तो कार्यालय के संबंध में खर्चे घटा दिए जाएंगे। नियोक्ता द्वारा जो भी राशि व्यय की है इसमें निजी और कार्यालय के संबंध में, दोनों कार्यों के संबंध में, उसमें से हम 1800 रुपये कार्यालय उपयोग के संबंध में मानकर घटा देंगे। इसमें से माइनस कर देंगे, ये माइनस है, नियोक्ता द्वारा व्यय की राशि में से माइनस कर देंगे 1800 रुपये प्रति माह अगर कार की क्षमता 1.6 लीटर तक है। अगर कार की क्षमता 1.6 लीटर से अधिक हो तो नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि, नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि में से हम घटा देंगे 2400 रुपये प्रति माह। अब यहां पर अगर कार कर्मचारी की है और खर्चे नियोक्ता वहन कर रहा है, तो सारे खर्चे नियोक्ता जब वहन कर रहा है तो नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि में से हम, अगर कार 1.6 लीटर तक की क्षमता की है, इंजन क्षमता की है, तो हम उसमें से 1800 रुपये ये मानकर घटाएंगे कि 1800 रुपये कार्यालय के संबंध में जो है खर्च हुए हैं। और अगर कार की क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है तो समस्त व्यय की राशि में से हम 2400 रुपये प्रति माह ये मानकर घटाएंगे कि 2400 रुपये कार्यालय के संबंध में खर्चे हुए हैं। अगर कार्यालय के संबंध में खर्चे, कार्यालय कार्यों के लिए खर्चे अगर 1800 या 2400 रुपये से ज्यादा हुआ है तो हम वास्तविक व्यय की राशि यहां पर घटाएंगे नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि में से, या वास्तविक व्यय की राशि, या वास्तविक व्यय की राशि। वास्तविक व्यय की राशि तभी घटाएंगे जब 1800 रुपये से प्रति माह से ज्यादा हो वास्तविक व्यय, और 2400 रुपये प्रति माह से अगर अधिक वास्तविक व्यय हो तभी हम वास्तविक व्यय की राशि घटाएंगे। अगर ड्राइवर की सुविधा साथ में है तो 900 रुपये सुविधा में अतिरिक्त जोड़ दिए जाएंगे। ड्राइवर सुविधा के लिए 900 रुपये प्रति माह अतिरिक्त जोड़ दिए जाते हैं। अगर साथ में ड्राइवर की सुविधा भी दे रखी है तो जो ये राशियां हैं 1800 रुपये और 2400 रुपये, इनमें 900 रुपये प्रति माह अलग से जोड़ दी जाएंगे। अगर कार की क्षमता 1.6 लीटर तक की है तो 1800 प्लस 900 2700 रुपये, और कार की क्षमता 1.6 लीटर से अधिक हो तो 2400 प्लस 900 3300 रुपये घटा दिए जाएंगे। तो ये हमारा संक्षिप्त रूप में हमने मोटर कार की सुविधा का मूल्यांकन पढ़ा और इसमें दोनों स्थितियां देखी, और जो 3 प्रकार के उपयोग है, कार पूरी कार्यालय के उपयोग में ली जा रही हो, कार पूरी तरीके से निजी उपयोग में काम आ रही हो, और कार जो है अंशतः निजी और अंशतः कार्यालय प्रयोग में आ रही हो। हमने तीनों उपयोग के संबंध में किस प्रकार सुविधा का मूल्यांकन किया जाता है ये हमने संक्षिप्त रूप में यहाँ पर पढ़ा। अब हम बात करते हैं ये जो यहाँ पर प्रतिमाह राशि ली जा रही है 1800 रुपये प्रतिमाह, 2400 रुपये प्रतिमाह, ये जो प्रतिमाह शब्द आ रहा है, इस प्रतिमाह से हमारा तात्पर्य है एक पूरे महीने से है, पूर्ण महीने से है। यहाँ पर जब कार की सुविधा का मूल्यांकन किया जाता है तो पूरे महीने के लिए किया जाता है, दिनों को यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। अगर कार की सुविधा उदाहरण के लिए मान लीजिए 5 महीने 12 दिन के लिए कर दी गई हो तो कार की सुविधा का मूल्यांकन केवल 5 महीनों के लिए किया जाएगा, पूर्ण माह के लिए यहाँ पर मूल्यांकन किया जाएगा, उन 12 दिनों को छोड़ दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर कार की सुविधा के बदले अगर नियोक्ता कर्मचारी से कोई राशि वसूल करता है तो पहले कार की सुविधा का मूल्यांकन ये मानकर किया जाएगा कि कार की सुविधा निःशुल्क प्रदान की गई है, फिर कार की सुविधा के मूल्य में से
जो कर्मचारी द्वारा जो राशि वसूल की गई है उसको घटा दिया जाएगा और शेष राशि ही सुविधा का मूल्य माना जाएगा। अच्छा, ये जो कार की सुविधा है, कार की सुविधा विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है, लेकिन कुछ स्थितियों में कार की सुविधा है वो कर मुक्त भी होती है। अगर कार की सुविधा उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाती है तो कार की सुविधा उनके लिए कर मुक्त होती है। अगर कार की सुविधा ऐसे कर्मचारी को दी जाती है जो कि विशिष्ट कर्मचारी नहीं है तो कार की सुविधा कर मुक्त होती है। अगर कार की सुविधा केवल घर से कार्यालय आने जाने के लिए प्रदान की जाती है तो कार की सुविधा कर मुक्त होती है। तो 3 स्थितियों में कार की सुविधा है वो कर मुक्त हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि कार के अलावा अगर कोई अन्य वाहन हो कर्मचारी के पास, अगर कर्मचारी के पास अन्य वाहन हो और खर्चे नियोक्ता वहन करता है, लेकिन कर्मचारी के पास अन्य वाहन हो लेकिन खर्चे अगर नियोक्ता वहन करता है तो सुविधा का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा। अगर वाहन जो है पूर्णतः कार्यालय के योग में आ रहा हो, अगर जो वाहन है पूर्णतः कार्यालय के योग में आ रहा है या कार्यालय के उपयोग के लिए काम में लिया जा रहा है तो सुविधा का मूल्य पूर्णतः, सुविधा जो है वो पूर्णतः कर मुक्त होती है। ये पहली स्थिति। दूसरा है वाहन पूर्णतः निजी उपयोग के काम में लिया जा रहा है। अगर मान लीजिए कर्मचारी के पास कार के अलावा कोई अन्य वाहन है और वो वाहन पूर्णतः निजी उपयोग के काम में लिया जा रहा है और खर्चे नियोक्ता द्वारा वहन किए जा रहे हैं, अगर खर्चे नियोक्ता द्वारा वहन किए जा रहे हैं तो ऐसा भुगतान कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान कहलाता है, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान कहलाता है और ये सभी कर्मचारियों के लिए प्रयोग होता है, सभी कर्मचारियों के लिए ऐसी सुविधा प्रयोग होती है और सुविधा का मूल्य नियोक्ता द्वारा वहन की गई राशि के बराबर होता है। अगर कर्मचारी के पास कार चला हुआ कोई दूसरा वाहन है और वो वाहन पूर्णतः निजी उपयोग में आ रहा है और जो वाहन के संबंध में खर्चे हैं वो सारे के सारे नियोक्ता द्वारा वहन किए जा रहे हैं तो ऐसी सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है, क्योंकि ये नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान कहलाता है और सुविधा का मूल्य जो है वो नियोक्ता द्वारा वहन की गई राशि के बराबर होता है। और तीसरी स्थिति, वाहन अंशतः निजी एवं अंशतः कार्यालय उपयोग में लिया जा रहा है। और अगर वाहन जो है वो अंशतः निजी एवं अंशतः कार्यालय उपयोग में लिया जा रहा है तब हम क्या करेंगे, जो कर्मचारी का जो वाहन है वो निजी उपयोग में भी आ रहा है और कार्यालय के उपयोग में भी आ रहा है और जो खर्चे हैं वो सारे के सारे खर्चे नियोक्ता वहन कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, सुविधा का मूल्य होगा नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि, नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि में से माइनस कर देते हैं 900 रुपए प्रति। ऐसा माना जाएगा कि उस वाहन से
जो कार्यालय का काम किया गया है और कार्यालय के काम के संबंध में 900 रुपये प्रति माह का खर्चा आया है, तो नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि में से कार्यालय के संबंध के खर्चे, कार्यालय कार्यों के संबंध में जो खर्चे किए गए हैं वो घटा दिए जाएंगे, 900 रुपये प्रति माह के हिसाब से घटा दिए जाएंगे। अगर वास्तविक राशि या वास्तविक राशि 900 रुपये से अधिक होने पर, या फिर जो वास्तविक राशि खर्च हुई है कार्यालय कार्यों के लिए वो घटा दी जाएगी। लेकिन वास्तविक राशि अगर 900 रुपये से अधिक है तो वास्तविक राशि नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि में से घटा दी जाएगी और शेष राशि ही सुविधा का मूल्य होगा। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।